नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। सामान्य परिचय आज हम लोग उसके विषय पर चर्चा करेंगे, तो एक परिचय ही देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल या वैदिक काल। तो देखते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और ये 1000 से 600 ईसा पूर्व। कहीं कहीं इनके टाइम पीरियड में भी अब अंतर देखने को मिल रहा है। तो अभी सब जगह वो नहीं, सारे विद्वानों ने या सारे इतिहासकारों ने या सारे जो हिस्ट्री से संबंधित व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में कूट नहीं किया है। कहीं कहीं यहाँ से 1500 से 900 आ जाता है, 900 से 500 आ जाता है, कहीं ये 1500 से 1000 ही रहता है, ये 1000 से 500 आ जाता है। फिलहाल अभी हम इसी पे चलने देते हैं। और इनके अध्ययन हम इसके अंतर्गत हम किस किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे, अगर हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इसमें हम देखें तो हम अध्ययन करेंगे पहली बात तो इनके भौगोलिक विस्तार का, इन दोनों कालों के भौगोलिक विस्तार का। उसके बाद इनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, नेक्स्ट सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। इसके अंतर्गत हम इन पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तो आज हम केवल भौगोलिक विस्तार, इनके वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बाद जो आर्य थे उनके भौगोलिक विस्तार के विषय में ही हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एक एक पहलू पर इनके अध्ययन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें भौगोलिक विस्तार से पहले, तो इनके अध्ययन के रूप में हम किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक दोनों स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय इतिहास का या भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक सामग्री का उपयोग का आरंभ पहली बार इसी समय हुआ, जिसको हम वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य को अगर देखें तो एक है, अगर मंत्र जिसको कहते हैं, जो 4 वेद में हमको मंत्रों की व्याख्या मिलती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद इन मंत्रों की व्याख्या करने वाले भी ग्रंथ हैं, जैसे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन साहित्य को जो है श्रुति साहित्य कहा गया है। इससे तात्पर्य है ऐसा साहित्य जो देवताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहा गया और ऋषियों के द्वारा सुना गया और उनका संकलन किया गया। ये हो गया हमारा जो है साहित्यिक साक्ष्य। अगर पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में हम बात करें
तो पुरातात्विक साक्ष्य में जो है गरीब मृदभान संस्कृति, काले और लाल मृदभान संस्कृति, उसके बाद चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति, जिसका अध्ययन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आर्यों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो अगर हम ऋग्वैदिक काल में बात करें इनके विस्तार की, तो ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 19 नदियों का तो अस्पष्ट उल्लेख हमको मिल जाता है, और इनके माध्यम से हम उत्तर पश्चिम में पूर्व अफगानिस्तान से पूर्व में यमुना नदी के पश्चिम तक ऋग्वैदिक आर्यों के विस्तार की सूचना हमको मिलती है, और कुछ हद तक पूर्व लौह चरण के चित्रित धूसर मृदभान स्थलों से इस बात की पुष्टि होती है। अब हम लेते हैं पूर्वी अफगानिस्तान। पूर्वी अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो जो है पश्चिम से जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, पूर्वी अफगानिस्तान में पश्चिम से जो सिंधु की सहायक नदियां हैं वो है सुवास्तु, जिसको स्वात कहते हैं, स्वास्तु, सुसोमा, जिसको सोहन नदी कहते हैं, कर्मू, इसको कुर्रम, खुबा या कुबा, इसको जो है काबुल, और गोमल, गोमती, ये जो गोमती है ये काबुल अफ़गानिस्तान वाली गोमती है, ये अपने यहाँ वाली गोमती नहीं है। उसी प्रकार अगर हम सिंध और पंजाब में देखें तो सिंधु नदी है से पूर्व में जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं वो हैं बितस्ता, जिसको आप झेलम कहते हैं, उसके बाद अस्किनी, जिसको आज चनाब कहते हैं, उसके बाद परुसणी, जिसको आप रावी कहते हैं, फिर शतुद्रु, सतलज, बिपाशा, ब्यास, उसके बाद पूर्वी पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान का नंबर आता है। पंजाब एवं सिंध एवं पंजाब के बाद ये पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, ये फिर सिंध और पंजाब हो गया। उसके बाद आता है पूर्वी पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसमें अगर हम देखें तो सरस्वती, दृशदती तथा अपाया नदियां हैं, और ऋग्वेद में एक शब्द आता है धन्व शब्द, एक ऋग्वेद में आया है धन्व शब्द, जिसका मतलब मरुस्थल से होता है, मरुस्थल से जिसकी पहचान की जाती है, और इससे ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार राजस्थान में हमको सूचना मिलती है। और कश्मीर में अगर देखें तो कश्मीर में मरुद्भिद तथा मुंजुवंत पर्वत, और मुंजुवंत पर्वत की पहचान हिमालय से की गई है। अब हम उसके बाद देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं सरयू, गंगा, यमुना एवं सरयू, परंतु यमुना की चर्चा जो है 3 बार हुई है ऋग्वेद में, यमुना नदी की चर्चा 3 बार और गंगा की चर्चा 1 बार। तो ये तथ्य दर्शाता है कि ऋग्वैदिक आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र सप्त सिंधु क्षेत्र ही रहा था। उसके बाद यमुना नदी संभवतः ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा थी। इस आधार पर ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार आप पूर्वी अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है इनका हम विस्तार मान सकते हैं। अब ये बात आती है कि आर्य कहाँ के थे, आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, आर्य यहीं के थे कि या बाहर से आए थे। तो इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि भारत में जो लोग कहते हैं कि आर्य भारत के ही थे,
जो लोग कहते हैं आर्य भारत में थे। पंडित गंगानाथ झा ने इनको ब्रह्मर्षि देश का बताया कि आर्य ब्रह्मर्षि देश के थे। LD कल्ल ने कश्मीर या हिमालय का बताया और स्वामी दयानंद सरस्वती एवं पार्जिटर महोदय ने इनको तिब्बत का बताया। और अविनाश चंद्रा ने ऋग्वैदिक इंडिया में, इनकी पुस्तक है अविनाश चंद्रा की ऋग्वैदिक इंडिया में अविनाश चंद्रा जी ने बताया कि इनका सप्त सैंधव क्षेत्र था। ये सप्त सैंधव क्षेत्र के थे। अब बात आती है जो लोग इनको विदेशी करार देते हैं, तो अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो तिलक जी अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदाज, आर्कटिक होम इन द वेदाज में कहा कि आर्य जो हैं वो आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव के थे। और पी गाइल्स ने इनको यूरोप में हंगरी का बताया। उसके बाद पेनका एवं हर्ट ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर कहा कि ये जर्मनी के थे। और गार्डन चाइल्ड ने रूस के यूक्रेन को, दक्षिणी रूस के यूक्रेन को बताया कि ये गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस के यूक्रेन इनका निवास स्थान आर्यों का बताया। और आप लोग यूक्रेन को जान नहीं रहे हैं, इस समय पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहा था। और जो मध्य एशिया जो विद्वान बताते हैं, सर्वप्रथम J.G. रोड्स इन्होंने कहा कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से थे और इनका निवास बैक्टीरिया में था। और वही मैक्समूलर महोदय जी भी कहते हैं कि मध्य एशिया में आर्यों के निवास था। तो ये मध्य एशिया और निवास इनको बैक्टीरिया। उसके बाद मैक्समूलर, आप जानते हैं कि ये जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान थे, ब्रिटेन में शायद आके रहने लग गए थे। तो इन्होंने भी जो है मध्य एशिया को ही आर्यों का निवास स्थान बताया। ये कुछ लोग इनको बाहरी आक्रांता भी बताते हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, मैके, R.P. चंद्रा। ये विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि आर्य बाहरी थे और इन्होंने आके सिंधु सभ्यता पे, सिंधु वासियों पे आक्रमण किया और एक नई सभ्यता वैदिक संस्कृति का विकास किया। और कहा कि इस सभ्यता के नष्ट होने में इन्होंने इंद्र को दोषी ठहराया। और मार्टिमन व्हीलर तो बाह्य आक्रमण के ज़बरदस्त समर्थक थे। उन्होंने कहा कि इंद्र जो इनके युद्ध के देवता थे, उनको पुरंदर अर्थात किलों या दुर्गों का विनाश करने वाला बताया है। हालांकि वर्तमान समय में बाह्य आक्रमण जैसी अवधारणा मिथक सिद्ध हो चुकी है। तो जो भी निष्कर्ष निकला या जो भी रही हो बात कि आर्य यहाँ के थे, वहाँ के थे, लेकिन ये बाह्य आक्रमणकारी नहीं थे। इनको वर्तमान में कुछ इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि आर्य यहीं के थे। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के प्रसार की बात कर लें आर्यों का। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में साहित्यिक साक्ष्य में अध्ययन का स्रोत ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद है। परंतु गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जो बड़ी संख्या में लोह युक्त चित्रित धूसर मितभान स्थल मिले हैं, उनसे भी इनके प्रसार की हमको कुछ ना कुछ हद तक इनके प्रसार की पुष्टि हो जाती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें यह सूचना मिलती है कि इस काल तक वैदिक आर्यों का प्रसार गंगा यमुना के ऊपरी दोआब तक हो चुका था, क्योंकि जहाँ ऋग्वेद में गंगा यमुना दोआब को इनकी पूर्वी सीमा एवं दक्षिणी सीमा बताई गई है, वहीं ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में इस दोआब को आर्यों का केंद्रीय क्षेत्र माना गया है। तो ऋग्वेद में गंगा यमुना दोआब को
उत्तर वैदिक जो आर्य हैं इनकी पूर्वी सीमा बताया गया है, और ऐतरेय ब्राह्मण में इनका केंद्रीय क्षेत्र माना गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो गंगा यमुना के ऊपरी दोआब के उत्तरी भाग में कुरु राज्य की स्थापना हुई, और इस वंश से जुड़े हुए शासक राजा परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय की चर्चा हमको मिलती है। उसी प्रकार ऊपरी दोआब के मध्य भाग में पांचाल राज्य स्थापित हुआ, और इस राज्य से जुड़े हुए एवं प्रमुख शासक प्रवाहण जयवली का विवरण हमको मिलता है। तो गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में अगर हम देखें तो कुरु राज्य की स्थापना, उसी प्रकार मध्य भाग में पांचाल राज्य की स्थापना। मध्य भाग में पांचाल राज्य की स्थापना हुई। आगे अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल के अंत में जो सभ्यता का विस्तार था ये पूरब की ओर होने लगा। इस क्रम में सरयू नदी के किनारे कौशल राज्य की स्थापना हुई, या कौशल राज्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। वराणवती नदी के किनारे काशी राज्य की स्थापना। उसके बाद सदानीरा, जिसको आप गंडक नदी कहते हैं, सदानीरा के किनारे विदेह माधव राज्य की स्थापना हुई। तो सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से सूचना मिलती है कि विदेह माधव ने अपने गुरु राहुगण की सहायता से इस क्षेत्र को अग्नि के माध्यम से पवित्र बनाया और इसे आबाद किया। तो उत्तर वैदिक काल के अंत में सभ्यता का विस्तार हमने बताया कि सरयू नदी के किनारे कौशल राज्य की स्थापना, वराणवती नदी के किनारे काशी और सदानीरा नदी के किनारे विदेह माधव। इस प्रकार ये सभ्यता जो है पूरब की ओर इस सभ्यता का विस्तार हमको दिखाई पड़ रहा है। फिर अथर्ववेद से जो सूचना मिलती है कि इस क्षेत्र के दक्षिण और पूर्व में आर्य जनसंख्या निवास करती थी। इसकी पहचान क्रमशः अंग एवं मगध के रूप में की गई है। ये क्षेत्र क्रमशः पूर्व और दक्षिण में स्थित थे। तो ये था आर्यों के प्रसार के विषय में या उनका भौगोलिक क्षेत्र। इस पर चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, इनके जो हमने बताया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू के बारे में। तो क्रमशः इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।